हाल ही में कई बार गैरी ने दूसरों को टर्न करने के बारे में सोचा था। एक मौका तब भी आया था जब मिस्टर रूट की हालत बेहद नाजुक थी। अगर वो उन्हें टर्न कर देता तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन आखिरकार मिस्टर रूट की स्थिति स्थिर हो गई और अस्पताल में उनकी रिकवरी शुरू हो गई। शायद मिस्टर रूट के साथ जो हुआ, उसी वजह से गैरी ने सोचा था कि स्टेसी के साथ भी वैसा ही होगा। अब उसे लग रहा था कि उसने गलत फैसला लिया। उसे बचाने के लिए उसे टर्न करना शायद सही चॉइस होता। उसी समय इस बिजनेस में होने का मतलब था कि उनका सामना और ऑल्टर्ड से होगा, या फिर रेड हेयर्ड ट्विंस जैसे खतरनाक लोगों से। गैरी अकेला नहीं था। गैंग के बाकी लोग भी पहले ही अपनी जान जोखिम में डाल चुके थे। इसका मतलब था कि सबके लिए ज्यादा स्ट्रेंथ होना एक बड़ा प्लस था। हर बार जब वो काई से बात करता, उसे लगता था कि सवाल उसके होंठों पर आकर रुक जाता है। उसे टर्न क्यों न किया जाए? वेयरवुल्फ और ऑल्टर्ड अलग होते हैं। फैंटेसी बुक्स और दूसरी कहानियों में भी इनके फर्क के बारे में बताया गया है। गैरी असल में एक वेयरवुल्फ था, ऑल्टर्ड नहीं। व्हाइट रोज एजेंट्स के टेस्ट ने यह साबित कर दिया था। ऑल्टर्ड के उलट गैरी की ये पावर दूसरों को भी दी जा सकती थी। जब वो सोचता कि उसने पहले हेजिटेशन क्यों दिखाई, तो सबसे बड़ा रीजन बिली था। बिली पहला था और वो अनस्टेबल निकला। उसे खुद भी बाद में जाकर पता चला था कि वो एक वेयरवुल्फ है। लेकिन असली वजह यह थी कि गैरी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। नॉलेज। उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि जिन्हें वो टर्न करेगा उनके साथ क्या होगा। पैक में एक्सेप्ट करने का क्या मतलब होगा, और फुल मून के दौरान वो उन्हें कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। वो ये रिस्क उन लोगों पर नहीं लेना चाहता था जिन्हें वो बचाना चाहता था। इसी वजह से इस समय गैरी के दिमाग में एक आइडिया आया। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी की उसे परवाह नहीं थी, खुद चलकर उसके सामने आ गया था। और वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ये देखने के लिए कि किसी को टर्न करने का असली मतलब क्या होता है। उसके दांत ओलिविया की गर्दन के पीछे धंस गए और वो दर्द से चीख उठी। आवाज इतनी तेज थी कि शायद नीचे की मंजिल तक सुनाई दी हो, लेकिन जल्दी ही वो भी बंद हो गई। पहले ही काफी एनर्जी खो देने के कारण गैरी को खुद को रोकने में पूरी ताकत लगानी पड़ी, वरना वो उसे और काटता चला जाता। आखिरकार उसने खुद को संभाला और पीछे हट गया। जैसे ही उसने ओलिविया को छोड़ा, उसका शरीर जमीन पर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी गर्दन की नसें उभर आई थीं, जैसे उसके अंदर कुछ उसे अंदर से फाड़ रहा हो। अगर ये बहुत ज्यादा ट्रबल बनी, तो मैं इसे मार दूंगा और पॉन पॉइंट वैसे भी मिल जाएगा। मैं इसे अगली फुल मून तक का टाइम दूंगा, यानी 2 हफ्ते। अगर ये तब तक जिंदा रही। जिस तरह से वो दर्द में तड़प रही थी और उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं, उसे देखकर गैरी को यकीन नहीं था कि हर इंसान ऐसी चीज सर्वाइव कर सकता है। तभी सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ बीटा वेयरवुल्फ ग्रेड पॉन। बीटा वुल्फ? ओमेगा वुल्फ नहीं? तो ये बिली से अलग है? Werewolves created by the user can only be at the same grade or below as the creator. Werewolves created that are grade lower will automatically join the pack. Werewolves created at the same grade will turn into Omega Wolves. जब गैरी ने पहली बार बिली को बाइट किया था, तब वो खुद पॉन ग्रेड का वेयरवुल्फ था। इसका मतलब था कि वो जिसे भी टर्न करता, वो ओमेगा वुल्फ बनता। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी, क्योंकि अब गैरी नाइट बन चुका था। An Omega Wolf must submit or be defeated before joining the pack. गैरी को यह बात पहले से पता थी, क्योंकि बिली को हराने के बाद ही उसे पैक में इनवाइट करने का ऑप्शन मिला था। Congratulations, your state has now changed Omega Werewolf Alpha Werewolf. Alpha Werewolf title will now be applied. Please select a name for your pack. लग रहा था कि पैक का नाम चुने बिना वो सिस्टम में आगे कुछ भी नहीं कर सकता। नन बेनिफिट्स दिख रहे थे, न बाकी इंफॉर्मेशन। उसे पूरा यकीन था कि अल्फा बनने के साथ कुछ स्पेशल फायदे जरूर होंगे। स्क्रीन देखते हुए उसने देखा कि ओलिविया जमीन पर बेहोशी जैसी हालत में पड़ी थी, लेकिन वो जिंदा थी। उसकी हार्ट बीट साफ सुनाई दे रही थी। इसका मतलब था कि उसके पास सिस्टम देखने के लिए थोड़ा टाइम था। द हाउलर्स गैरी ने यही नाम चुना, क्योंकि उनकी गैंग पहले से इसी नाम से जानी जाती थी। दो अलग अलग नाम रखने से उसे खुद ही कंफ्यूजन होती। The Howlers Pack has successfully been created. Current members Alpha Werewolf, Gary Dem Grade Knight. Beta Werewolf, Olivia Pearl, Grade Pawn. The Luna position is currently empty. A Luna Wolf holds the same position as the Alpha Wolf, but the position can only be filled by a female. Having a Luna in the pack will create more benefits for the entire pack.
There is currently no one suitable for the Luna position. The Luna wolf must be at the same grade as the alpha wolf. इतनी सारी नई इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही थी। गैरी को एहसास होने लगा कि सिस्टम के बारे में वो अब तक जो जानता था वो बस ऊपर ऊपर की बातें थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओलिविया भी समहाउ अपना ग्रेड बढ़ा सकती है और फिर लूना बन सकती है। लेकिन अगर मैं सही समझ रहा हूं तो लूना का पोजीशन अल्फा जैसा ही होता है, मतलब टीम में सब कैप्टन। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एक पल के लिए उसके दिमाग में किसी और लड़की की इमेज उभरी जो शायद इस पोजीशन के लिए सही हो सकती थी। Werewolves can increase their grades but are unable to grow to a grade beyond that of their alpha. अब जाकर गैरी को समझ में आया कि पॉन पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था। अगर वो खुद अपग्रेड करता तो उसके नीचे वाले भी आगे बढ़ सकते थे। फिर भी उसे नहीं पता था कि ग्रेड बढ़ाने के और क्या बेनिफिट्स हैं। सिस्टम, आज तुम काफी चैटी लग रहे हो। एक बात पूछनी थी, क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग भी दूसरों को वेयरवुल्फ बना सकते हैं? Werewolves can create other werewolves, but they will only produce werewolves a grade lower than themselves. Pawn grade werewolves are not able to create other werewolves. All werewolves created by them will automatically enter the pack. लेकिन फिर मेरा क्या? कम से कम अभी ओलिविया किसी और को टर्न नहीं कर पाएगी, लेकिन सिस्टम की बातों में उसे एक अजीब सी इनकंसिस्टेंसी लगी। गैरी ने जवाब का इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि ग्रेड बढ़ाने का असली फायदा क्या है। अभी तक तो यही लग रहा था कि ये बस दूसरे वेयरवुल्व्स को कंट्रोल करने और स्ट्रॉन्ग ओमेगा वुल्व्स को पैक में लाने का तरीका है। लेकिन इसका फायदा क्या था? क्या सिस्टम चाहता था कि वो अपनी खुद की वेयरवुल्फ आर्मी बनाए? मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। क्या मेरे अलावा भी किसी के पास यही सिस्टम है? आखिर मुझे भी तो ये सूटकेस से मिला था। और अगर और वेयरवुल्व्स हैं, तो शायद वो पहले से ही अपनी फोर्सेस बढ़ा रहे होंगे। ये सोच डरावनी है। जैसे ही कोई वेयरवुल्फ किसी दूसरे पैक से जुड़ा होता है, वो ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाता है। क्या इसी वजह से सिस्टम इस एस्पेक्ट पर इतना जोर दे रहा है? उसी समय सिस्टम ने एक आखिरी नोटिफिकेशन दिया। The beta werewolves will always follow the order of the alpha werewolf once in a pack. One cannot leave without the permission of the alpha werewolf. Werewolves are able to challenge for the position of the alpha once a month, regardless of their rank. There is an exception to all rules, and that is on the day which the moon is at its strongest. आखिरी लाइन ने गैरी को सच में परेशान कर दिया। क्या इसका मतलब ये था कि फुल मून के दिन वेयरवुल्व्स बस वाइल्ड बीस्ट्स बन जाते हैं? चाहे अल्फा कुछ भी आदेश दे, वो फिर भी हंट करेंगे? शायद मुझे फुल मून से पहले इसे खत्म करना पड़े या कहीं बंद करके रखना होगा। गैरी ने सोचा। Please state the 5 absolute rules for the pack that all werewolves must follow, even when the alpha is not present. All wolves in the howlers will be forced to obey these rules. The rules do not apply to the alpha. The rules may be adjusted whenever the alpha wishes through the system. गैरी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। यही वो सेफ्टी नेट था जिसकी उसे जरूरत थी। बिली को हराने के बाद उसने पाया था कि बेटा वुल्फ को अल्फा के आदेश मानने होते हैं, लेकिन उसे डर था। अगर वो पास न हो तो क्या होगा? क्या उसे हर समय ओलिविया पर नजर रखनी पड़ेगी? अगर ऐसा होता तो वो किसी और तरीके से उसे धोखा दे सकती थी। अब वो देखना चाहता था कि ये रूल्स कितने एब्सोल्यूट हैं, और इसके लिए उसके पास परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट था। सवाल ये है, रूल्स क्या होने चाहिए? इस सिस्टम ने गैरी के लिए एक खास स्क्रीन खोल दी थी। स्क्रीन के ऊपर लिखा था हाउलर्स पैक रूल्स, और उसके नीचे 1 से 5 तक के नंबर्स थे जो भरने का इंतजार कर रहे थे। अब अल्फा वेयरवुल्फ बन चुका गैरी ये देखकर खुश हुआ कि उसे बस किसी रूल के बारे में सोचना था और वो अपने आप लिस्ट में ऐड हो जाता था। रूल्स का ऑर्डर बदलना भी उतना ही आसान था, हालांकि अभी तक उसे नहीं पता था कि ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। रूल के नेचर के हिसाब से सिस्टम उसे लाल, पीले या हरे रंग में दिखाता था। अच्छी बात यह थी कि सिस्टम अब भी हेल्पफुल बना हुआ था और उसने रंगों का मतलब भी समझा दिया। लाल का मतलब था कि वो रूल बन ही नहीं सकता, पीला मतलब बहुत वेग है, और हरा मतलब रूल एक्सेप्टेबल है। इसी वजह से गैरी ने बाउंड्रीज को टेस्ट करने में थोड़ा समय लगाया। फिर आखिरकार उसने फाइनल रूल्स तय किए। सिस्टम के मुताबिक जब तक वो पैक का अल्फा वेयरवुल्फ रहेगा, वो कभी भी रूल्स बदल सकता था। आखिर में ये रहे वो 5 रूल्स जो उसने बनाए। पहला रूल था, कोई भी पैक मेंबर
हाउलर्स गैंग के किसी भी मेंबर उनके रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गैरी ने जानबूझकर इसे पहला रूल बनाया, अगर सच में ऑर्डर का कोई मतलब होता हो। इस तरह उसे खाई और बाकी लोगों की सेफ्टी की चिंता नहीं करनी थी, और न ही अपने परिवार की। अगर ओलिविया उससे बदला नहीं ले पाती तो वो जरूर उन्हें टारगेट बनाती। ये उसे अच्छी तरह पता था। दूसरा रूल था, कोई भी पैक मेंबर अल्फा वेयरवुल्फ की परमिशन के बिना किसी भी इंसान को किल नहीं करेगा, जब तक कि मामला लाइफ और डेथ का न हो। गैरी को थोड़ा गर्व हुआ कि उसने रूल के दूसरे हिस्से को एडजस्ट करने का आइडिया दिया और सिस्टम ने उसे अलाउ कर दिया। वेयरवुल्फ होने का मतलब ही था कि हमेशा कोई न कोई उनकी जान के पीछे रहेगा, और गैंग मेंबर होने के नाते फाइट्स में पड़ना भी अनकॉमन नहीं था। इसी वजह से उसने हर्ट की जगह किल शब्द चुना। इससे ओलिविया जैसे लोग बिना परमिशन रैंडम लोगों का शिकार नहीं कर सकते थे, या फिर किसी पर्सनल ग्रज की वजह से, जैसे बिली के साथ। तीसरा रूल था, कोई भी पैक मेंबर किसी भी तरह किसी भी रूप में हाउलर्स गैंग को बिट्रे नहीं करेगा। यह रूल बेहद जरूरी था, और सच कहें तो गैरी को हैरानी हुई कि वेयरवुल्फ सिस्टम ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अल्फा वेयरवुल्फ को उम्मीद थी, हालांकि उसे पूरा यकीन नहीं था, कि यह रूल बहुत सारी सिचुएशंस को कवर कर लेगा। उसे अभी तक यह भी नहीं पता था कि रूल्स एनफोर्स कैसे होते हैं। वो बस इसे किसी स्पेल की तरह इमेजिन कर सकता था, जो मेंबर्स को एक खास तरीके से बिहेव करने पर मजबूर करता है। अगर ओलिविया को लगे कि उसके एक्शंस हाउलर्स गैंग को बिट्रे कर रहे हैं, तो वो काम कर ही नहीं पाएगी। कम से कम गैरी को यही उम्मीद थी। वरना उसके जाने के बाद भले ही वो खुद कुछ ना कर पाती, लेकिन अंडरडॉग्स या किसी और गैंग को सारी बात बता सकती थी। चौथा रूल था, कोई भी पैक मेंबर अल्फा वेयरवुल्फ की परमिशन के बिना किसी और को वेयरवुल्फ नहीं बनाएगा। ये रूल तो ऑब्वियस था। गैरी को सिस्टम के बारे में अभी बहुत कुछ समझना था, और वो अपने ऊपर और प्रॉब्लम्स डालना नहीं चाहता था। पांचवा रूल था, पैक का हर मेंबर अल्फा वेयरवुल्फ की प्रेजेंस में घुटनों पर बैठेगा। ये रूल असल में परमानेंटली रखने के लिए नहीं था। ये सिर्फ एक प्रिकॉशन था, ताकि वो चेक कर सके कि रूल्स सच में काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे ही उसे कंफर्मेशन मिल जाती, वो इसे बदलकर ये रूल डालने वाला था, कोई भी पैक मेंबर किसी को भी ये नहीं बताएगा कि वो असल में क्या है, और न ही वेयरवुल्व्स के एग्जिस्टेंस के बारे में किसी तरह की बात फैलाएगा। कमरे के चारों ओर देखते हुए गैरी ने नोटिस किया कि ओलिविया अब भी होश में नहीं आई थी। उसने अपना मास्क उठाया और चेहरे पर पहन लिया। भले ही लोग उसे बिना मास्क देख चुके थे, फिर भी किसी वजह से मास्क पहनकर उसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता था। उसने देखा कि कुछ अनकॉन्शियस गार्ड्स दर्द में तड़प रहे थे, और कुछ तो सीधे मारे जा चुके थे। हालांकि उसे उनके लिए जरा भी सिंपैथी नहीं थी। डेस्क की तरफ वापस जाते हुए वो उस स्नो वाइट लड़की के पास पहुंचा, जो अब भी दूसरी ओर मुंह किए खड़ी थी। उसने अपनी आंखें ढक रखी थी, खून खराबा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जो शायद उसका सबसे सही फैसला था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? गैरी ने कहा। मैंने बाहर वालों का हिसाब कर दिया है, लेकिन अगर कुछ भी गलत लगे तो बस स्क्रीम कर देना। मुझे बस उस इंसान के साथ थोड़ी देर अकेले रहना है, जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लड़की अब भी डरी हुई थी, और मास्क ने उसे काम करने में कोई मदद नहीं की। फिर भी इस अजनबी का टोन पिंसर्स के साथ यहां रुकने से कहीं ज्यादा बेहतर था। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, अपने आर्म्स खुद के चारों ओर लपेटे हुए, गैरी ने आह भरी और अपना ब्लेजर उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। वो पहले थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर ग्रेटफुली ब्लेजर को एक्सेप्ट कर लिया। सॉरी, ये थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन अभी के लिए काम चल जाएगा। मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर लड़की कमरे से बाहर चली गई, और ठीक उसी वक्त ओलिविया बेहोशी से उबरने लगी। उसका सिर जोर जोर से धड़क रहा था, और वो खुद को पिछली एक्सट्रीम हैंगओवर से भी ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद जो कुछ भी हुआ था, वो बस एक ड्रीम था, एक नाइटमेयर। लेकिन जैसे ही उसने अपने वर्क एरिया के चारों ओर देखा, उसे मास्क लड़का दिखा, खून से भरे कमरे में खड़ा, और उसके गार्ड जमीन पर पड़े हुए। तुम। ओलिविया के मुंह से पहला शब्द यही निकला, और उसने मास्क्ड इंट्रूडर की तरफ उंगली उठा दी। लेकिन अगले ही पल, बिना ये समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो खुद को उसके सामने घुटनों पर बैठा हुआ पाई। जैसे उसके दिमाग को कोई कमांड दे दी गई हो, वो उठ ही नहीं पा रही थी। उसने एक और चीज नोटिस की। कुछ सेकंड पहले जो जलती हुई एंगर उसके अंदर थी, वो धीरे धीरे फेड हो रही थी,
लेकिन कमरे का हाल देखकर गुस्सा फिर से भड़क उठा। तुम्हारी आंखें चमक रही हैं, गैरी ने उसके पास आते हुए कहा। तुम्हारी भी, ओलिविया ने गुस्से से उसे देखते हुए जवाब दिया। गैरी ने मास्क को छुआ। उसे पता ही नहीं था कि ट्रांसफॉर्म होते वक्त उसकी आंखें कभी की पीली चमकने लगती थी, लेकिन अब अल्फा बनने के बाद उसकी आंखों का रंग लाल हो गया था, जबकि ओलिविया की आंखें नीली हो चुकी थीं। यह साफ इशारा था कि वो पैक की बेटा थी। ओलिविया को घुटनों बैठा देखकर गैरी को तसल्ली मिली, खासकर यह देखकर कि वो खुद से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इससे उसे यकीन हो गया कि रूल्स सच में काम कर रहे थे। वो ये मान ही नहीं सकता था कि ओलिविया ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। इतने सब कुछ होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। ये कंफर्म होते ही उसने सिस्टम खोला और पैक टैब में जाकर 5वां रूल बदल दिया, वही जो वो शुरू में डालना चाहता था। चेंज सेव होते ही ओलिविया फिर से खड़ी हो सकी। उसकी नजर कोने में पड़ी व्हिप पर पड़ी और वो तुरंत भागने लगी। रुको, गैरी चिल्लाया और मिड स्प्रिंट ओलिविया वहीं की वहीं रुक गई। तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम हो क्या? ओलिविया ने चीखते हुए पूछा। उसका शरीर उसकी बात मानने से इनकार कर रहा था। वो पहले ही कंफ्यूज थी कि उसने गैरी के सामने घुटने क्यों टेके, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था। उसने उसके साथ कुछ किया है, और जो भी किया गया था वो सिर्फ उसे ओबीडियंट बनाने तक सीमित नहीं था। गैरी ने नोटिस किया कि लेडी बॉस उसी जगह खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें चारों ओर पड़े बॉडीज पर घूम रही थी। वो ये भी देख सकता था कि वो होंठ चाट रही थी, जैसे किसी चीज की क्रेविंग हो, मगर वो उनके पास जा नहीं पा रही थी। वो काम नहीं कर पा रही थी जो वो साफ तौर पर करना चाहती थी। समझ गया, तुम वीक हो, टायर्ड हो और हंग्री भी, है ना? गैरी ने कहा। चारों तरफ ये हाल देखकर ऐसा होना नॉर्मल है। ठीक है, आगे बढ़ो, अपने ही लोगों को खा लो। ये शब्द कहते ही ओलिविया को खुद नहीं पता चला कि उस पर क्या सवार हो गया। वो अपने सबसे पास पड़े गार्ड के पास गई, जो पहले ही मर चुका था, और उसके हाथ पर दांत गड़ा दिए। उसने बस एक पल की हेजिटेशन दिखाई, लेकिन जैसे ही स्वाद उसके मुंह में गया, सारी झिझक गायब हो गई। गैरी ने अंदाजा लगाया कि ओलिविया की एनर्जी काफी लो थी, इसलिए उसे खाने की सख्त जरूरत थी। पैक रूल्स की वजह से वो किसी को किल नहीं कर सकती थी, जब तक गैरी परमिशन न दे। ऐसे में पहले से मरे हुए लोग ही उसके लिए एकमात्र ऑप्शन थे। उसे अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो करने देना यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका था कि वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रही। उसे इस हालत में देखकर गैरी का शक और पक्का हो गया। न्यूली टर्न्ड वेयरवुल्फ का हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका खुद का था। फुल मून की रात, जब उसने खुद को भूखा रखा था, उसे याद आया कि पहली बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद वेयरवुल्फ सिस्टम ने उसे बताया था कि उसकी ब्लड लस्ट कम कर दी गई है। गैरी ने इस बारे में सोचना अवॉइड किया था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था। जिस रात उसे पैकेज के साथ छुरा घोंपा गया था और अगले दिन जिन लोगों की लाशें मिली थीं, उन्हें अंडरडॉग्स ने नहीं मारा था। अब तुम मेरी तरह हो, गैरी ने उसके पास जाकर उसके कान में धीमे से कहा। तुम एक वेयरवुल्फ हो और मेरे कंट्रोल में हो। मुझे यकीन है तुम खुद भी ये महसूस कर रही हो। इतना कहकर वो पीछे हट गया, ताकि ये सच्चाई उसके दिमाग में बैठ सके। भूख शांत होने के बाद ओलिविया रुक गई। उसकी एनर्जी वापस आ चुकी थी और अब उसे समझ आने लगा कि उसने अभी अभी क्या किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा था कि तुम मेरा एक्सपेरिमेंट बनोगी, गैरी ने कहा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। मुझे और टेस्ट्स करने हैं। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास भी कोई सिस्टम है? क्या तुम स्किल्स यूज कर सकती हो? ब्लेक के हाथों बिली की मौत के बाद गैरी को दूसरे वेयरवुल्फ से जुड़ी जानकारी पाने का मौका ही नहीं मिला था। उसे अब भी नहीं पता था कि वेयरवुल्फ सिस्टम सिर्फ उसी के लिए है, या फिर जिन लोगों को वो टर्न करता है उन्हें भी कुछ ऐसा ही मिलता है। लेकिन तभी ओलिविया घूमी और उसकी तरफ देखने लगी। उसकी नीली चमकती आंखें गुस्से से भरी थी। The beta werewolf Olivia Pearl has initiated a challenge for your position as alpha werewolf. इतनी जल्दी? गैरी ने सोचा। फिर भी वो हैरान नहीं था। आखिर उसने पिंसर्स की लीडर को उसकी मर्जी के खिलाफ टर्न किया था। उसे पता था कि ये चैलेंज आएगा ही, बस उसने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी। नई नई वेयरवुल्फ बनी ओलिविया ने अभी अभी इंसानी मांस का पहला स्वाद लिया था। गैरी को शक था कि इससे उसकी एनर्जी पूरी भी भरी होगी या नहीं, और मान भी ले कि उसे कोई स्टैट पॉइंट मिला हो, तब भी वो बिली जितनी स्ट्रांग नहीं हो सकती थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उसे अपनी बदली हुई बॉडी की पावर्स का कोई अंदाजा भी है,
या फिर उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। चलो, इस चैलेंज को अभी खत्म कर देते हैं। अगले ही पल गैरी कमरे के उस पार दौड़ पड़ा। उसने देखा कि ओलिविया के हाथ उसकी तरफ बढ़े, लेकिन उनकी स्पीड पहले से बस थोड़ी सी ही ज्यादा थी। whip न होने की वजह से वो कोई खास चैलेंज नहीं थी। ऊपर से ऐसा लग रहा था कि वो वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। गैरी ने एहतियातन अपने आर्म्स पर कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर रखा था। उसने उसके हाथ चटक कर अलग किए और उसके पेट में जोरदार पंच मारा। उसने जानबूझकर क्लॉज यूज नहीं किए। वो नहीं चाहता था कि अभी उसे कोई फेटल वूंड लगे। जैसे ही ओलिविया दर्द से झुक गई, गैरी ने उसका सिर पकड़ा और जमीन पर दे मारा। फर्श में डेंट पड़ गया। उसने उसका मुंह ढक लिया। सिर्फ इसलिए कि तुम अब मेरी तरह हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बराबर हो, गैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जब चाहूं तुम्हें हरा सकता हूं। उम्मीद है अब हमारे पोजीशंस क्लियर हैं। Congratulations, you have retained your seat as Alpha Beta Werewolf. Olivia Pearl will be unable to initiate another challenge until the next month. उसका मुंह छोड़ते ही ओलिविया जमीन से उठी। सिर दर्द कर रहा था, लेकिन जितना उसने सोचा था उतना नहीं। साफ था कि उसे अभी हालात की पूरी समझ नहीं थी, इसलिए गैरी ने उसे सब समझाने का फैसला किया। उसने ज्यादा डिटेल्स में नहीं गया, खासकर ये नहीं बताया कि वो खुद वेयरवुल्फ कैसे बना। उसने बस इतना बताया कि वेयरवुल्फ क्या होता है और अब उसके लिए क्या क्या बदल गया है, जैसे उसे कुछ तय रूल्स फॉलो करने होंगे। उसने सारे पैक रूल्स एक एक करके बताए और ओलिविया बस चुपचाप सिर हिलाती रही। वो पहले ही महसूस कर चुकी थी कि कोई चीज उसके दिमाग और शरीर को कंट्रोल कर रही है। ये रूल्स अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गैरी को लगा कि सच बता देना ही बेहतर है। कम से कम अब उसे पता था कि वो क्या है और किन हदों को पार नहीं कर सकती। जब गैरी ने सिस्टम के बारे में फिर पूछा, तो ओलिविया समझ नहीं पाई। उसने उसे हवा में तैरते मैसेज की तरह समझाया, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा। ओलिविया को यह सवाल अजीब लगा और उसने सिर हिला दिया। उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा। दोनों के पास एक दूसरे से पूछने के लिए ढेर सारे सवाल थे, लेकिन गैरी ने फैसला किया कि वो बाद में होंगे। उसे याद था कि वो अकेला नहीं आया था और उसे दूसरों की चिंता हो रही थी। मेरे साथ चलो, नीचे अपने लोगों को रोको, गैरी ने आदेश दिया। ओलिविया उसके पीछे पीछे चलने लगी, सिर झुकाए हुए, बिल्कुल एक वफादार कुत्ते की तरह। उसे अपमान महसूस हो रहा था, हार का दर्द भी, और सबसे बुरा यह कि उसे खुद नहीं पता था यह सब बेटा वेयरवुल्फ बनने की वजह से था या फिर ही उसके असली एहसास थे। जो भी हो, ओलिविया को लग रहा था कि वो अब गैरी की गुलाम बन चुकी है। दरवाजे से बाहर निकलते ही गैरी ने देखा कि स्नो व्हाइट लड़की बाहर उसका इंतजार कर रही थी। आसपास कोई और नहीं आया था, जो एक अच्छी निशानी थी। उसी वक्त सिस्टम ने उसे क्वेस्ट कंप्लीट होने का मैसेज दिया, लेकिन उसने उसे बंद कर दिया। वो रिवॉर्ड्स बाद में देखेगा। चलो, हम यहां से निकल रहे हैं, गैरी ने लड़की से कहा। ओलिविया को देखकर लड़की थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब मिडिल एज्ड औरत ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अकेले रह जाने का डर भारी पड़ा, तो वो भी उनके पीछे चल दी, थोड़ी दूरी बनाकर। गैरी सोच भी नहीं पा रहा था कि उस लड़की ने क्या क्या झेला होगा। अगर वो यहां ना आता तो शायद उसका भी वही हाल होता जो स्टेसी का हुआ था। लेकिन फिर सवाल उठा, कितनों को वो बचा नहीं पाया? नीचे फ्लोर पर मिली औरतों को याद करके उसका गुस्सा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। सच कहें तो उसे खुद नहीं पता था कि वो ओलिविया को जिंदा कितने समय तक रहने देगा। तुम जानते हो, हमेशा से ऐसा नहीं था। चुप, गैरी ने ओलिविया का मुंह पकड़ लिया, इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम गैंग में क्यों गई। तुम्हारे पास क्या जस्टिफिकेशन है, वो भी नहीं सुनना। सच ये है कि तुम इस घटिया बिजनेस का हिस्सा हो। तुमने पीछे खड़ी इस बेचारी लड़की को चोट पहुंचाई और ना जाने कितनी औरों को। तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से स्टेसी यहां आई, मरी, और जिसे मैं दिल से केयर करता हूं वो उसकी मौत से पूरी तरह टूट चुका है। इसलिए अपने लिए कोई बहाना बनाने की हिम्मत मत करना। मेरी परमिशन के बिना अगर तुम्हारे मुंह से एक आवाज भी निकली, तो मैं तुम्हारी जीभ नोच लूंगा और देखूंगा कि वो दोबारा उगती है या नहीं। उसकी फटकार सुनकर ओलिविया ने बस सिर हिला दिया। वो अब कुछ नहीं कहने वाली थी। शुरू में उसे लगा था कि ये टीनेज लड़का शायद नईव है, गैंग वर्ड को समझता ही नहीं। लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह एक गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहा था। और सबसे डरावनी बात, ओलिविया को पूरा यकीन था कि उसकी धमकी खाली नहीं थी।
सीढ़ियां उतरते हुए गैरी ने चेक किया कि कम से कम मेरी सेफ है। उसका मार्क अब भी साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे जो सीन दिखा वो शॉकिंग था। हर कोई बेहोश पड़ा था। गाइस, गैरी चिल्लाया, लगभग कूदते हुए, लेकिन जैसे ही उसने आवाज दी, चारों पानी से उछलकर खड़े हो गए। आह, गैरी, खाई ने हाथ हिलाया। हम बस थोड़ा ब्रेक ले रहे थे। पानी काफी कूल है। लड़कों को यहां वहां हल्की चोटें लगी थी, कुछ कट्स थे, लेकिन कोई भी सीरियसली हर्ट नहीं था। ये देखकर गैरी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। हे, तुम्हें तो लीडर को हराना था ना? फिर दो प्रिटी गर्ल्स को साथ नीचे क्यों ले आए? इनू ने शिकायत की, ओलिविया और उसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए। क्या मतलब? गैरी ने ग्रिन के साथ कहा। वही तो लीडर है। चारों के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रही थी। तभी ओलिविया बंद दरवाजे के पास गई और उसके पीछे मौजूद आदमियों को फिलहाल स्टैंड डाउन करने का आदेश दिया। अभी भी कंफ्यूज्ड हाउलर्स को दूसरी मंजिल पर बने एक अलग ऑफिस में ले जाया गया, ताकि नीचे पड़े बेहोश लोगों से दूरी रहे। गैरी ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस इतना बताया कि ओलिविया और पिंसर्स गैंग अब नहीं रहे। अब वो हाउलर्स का हिस्सा है। भरोसे को लेकर सवाल जरूर उठा, लेकिन खाई के चेहरे से साफ था कि उसे अंदाजा लग चुका था। एक आज्ञाकारी सर्वेंट की तरह फॉर्मर लेडी बॉस उन्हें एक और ऑफिस में ले गई, जो एक हिडन कंट्रैप्शन के पीछे था। छोटे से कमरे में पहुंचकर उसने शेल्फ से कुछ किताबें निकाली और एक सेफ सामने आ गया। ओपन इट, गैरी ने आदेश दिया। बिना किसी रेजिस्टेंस के ओलिविया ने सेफ खोल दिया। बाकी लोग दंग रह गए। इतनी कम देर में गैरी ने ऐसा क्या कर दिया था कि ओलिविया हर बात मान रही थी? फिर भी ये इस पूरे मामले का बेस्ट पॉसिबल आउटकम था। सेफ खुलते ही इनू और ऑस्टिन को कैश की उम्मीद थी, लेकिन अंदर सिर्फ पेपर्स थे। दोनों के चेहरे उतर गए। अरे कम फेथ वालों, क्या हंसते हुए बोला, ये कैश से कहीं बेहतर है। ये सब वो है जो पिंसर्स के पास था। अब ये सब हाउलर्स एलटीडी नाम की नई कंपनी के नाम ट्रांसफर होगा। देखो, गैंग्स को लीगल और इलीगल के बीच की पतली लाइन पर चलना पड़ता है। कुछ सिग्नेचर्स के साथ बर्नम फूड स्ट्रीट के सारे रेस्टोरेंट्स लीगली हमारे हो जाएंगे। ये सुनते ही सबकी आंखों में मनी साइंस चमकने लगे। ये सिर्फ वोल्फ्स पूल क्लब जैसे छोटे बिजनेसेस से प्रोटेक्शन मनी नहीं था। डॉक्यूमेंट से साफ था कि पिंसर्स खुद शॉप स्पेसेस के ओनर थे। प्रॉफिट सिर्फ रेस्टोरेंट्स की अर्निंग से नहीं, बल्कि रियल एस्टेट और रेंट से भी आने वाला था। प्रोसेस में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन ओलिविया ने सब कुछ हैंडओवर करने पर सहमति दे दी थी। प्लेस ओलिविया ही चलाएगी, गैरी ने कहा, जिससे सब चौंक गए। लेकिन वो रुका नहीं। आज के बाद पिंसर्स नाम की कोई गैंग नहीं रहेगी। पूरी स्ट्रीट अब हाउलर्स की है और टॉप पर हम होंगे। पुराने मेंबर्स चाहे तो रह सकते हैं या जा सकते हैं, लेकिन ओलिविया साफ कर देगी कि वो अब लीडर नहीं है। ये सुनकर सबने गले में अटकी लार निगल ली। अगर कोई पूछे कि ये स्ट्रीट किसकी है, तो जवाब होगा हाउलर्स। अगर कोई यहां अटैक करता है तो वो हम पर अटैक माना जाएगा। लेकिन यहां कुछ चीजें बदलेंगी। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट चलता रहेगा, लेकिन मेरी कंडीशंस के साथ। जो जाना चाहता है वो आजाद है। किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा, खासतौर पर वो जिनके पेरेंट्स को डेथ में फंसाया गया है। कोई अंडर एज यहां काम नहीं करेगा, चाहे वो खुद क्यों न चाहे। और जो भी गर्ल्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा है, उससे सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म। मुझे ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्या तुम पागल हो? ओलिविया आखिरकार बोल पड़ी। अगर तुमने ये सब किया तो आधी अर्निंग्स भी बची तो बहुत है। गार्ड्स को कैसे पे करोगे? आधे तो पीनट्स मिले तो छोड़ देंगे। तुम सच में गैंगस्टर हो भी या नहीं? गैरी की नजर पड़ते ही ओलिविया फिर से कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। तुम जैसे लोग मुझे सच में बीमार कर देते हो। सो व्हाट अगर प्रॉफिट्स कम हो जाएं, फिर भी गेन तो रहेगा, है ना? काई, सब पेपर वर्क अपने हाथ में ले लो। अगर मैं काई तुम्हें कांटेक्ट करे तो जवाब देना होगा। चेंजेस तुरंत शुरू करो और सबको बता दो। अब ओलिविया कुछ नहीं कर सकती थी। ये अल्फा वेयरवुल्फ का ऑर्डर था। उसे महसूस हो रहा था, उसका शरीर खुद उसे मजबूर कर रहा था काम पूरा करने के लिए। पिंसर्स गैंग के खत्म होने की खबर स्लफ में आग की तरह फैल गई। हर गैंग तक ये बात पहुंच गई कि शहर में अब एक नया नाम है, हाउलर्स। अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि बिग टाइम गैंग्स इसका जवाब कैसे देंगे। क्रैकन के बाहर जमा भीड़ अभी तक छंटी नहीं थी। लोग जानना चाहते थे कि अंदर आखिर चल क्या रहा है, और साथ साथ गार्ड्स भी अनईजी होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंदर घुस जाना ही सही फैसला न हो, खासतौर पर इसलिए क्योंकि काफी देर से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
लड़ाई पूरी तरह रुक चुकी थी। उन्हें बताया गया था कि अंदर सिर्फ कुछ टीनेजर्स ही गए हैं। इतनी देर में तो अंदर वालों को ट्रबल मेकर से निपटकर फिर से बिजनेस शुरू कर देना चाहिए था। फिर इतना समय क्यों लग रहा था? तभी आखिरकार एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे खुले और सबके सामने खड़ी थी ओलिविया पर्ल। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां इतनी बड़ी क्राउड होगी, ओलिविया ने स्mirk के साथ कहा। क्या बाकी सारे रेस्टोरेंट्स पूरी तरह भरे हुए हैं? वो वही आउटफिट पहने हुए थी और उसके शरीर पर जो भी मार्किंग्स थीं, वो भी साफ हो चुकी थी। पहले उसके सिर के पीछे एक सूजन थी, लेकिन अब वो भी काफी हद तक गायब हो चुकी थी, जबकि नॉर्मली ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता। इसलिए जो लोग उसे देख रहे थे, उन्हें लगा कि वो बिल्कुल पहले जैसी ही है। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि अंदर गए गोल्ड और ब्लैक ब्लेजर्स वाले टीनेजर्स बाहर निकल रहे हैं, नीनी का चेहरा उतर गया। मुझे पता था वो कुछ नहीं कर पाए। वो बड़ा सा गाय बस बातें ही करता था। बस उम्मीद है कि उन्होंने उन्होंने कुछ गलत किया हो। अपने थॉट्स के बीच नीनी ने देखा कि वो ग्रुप सीधे ओलिविया के पास से गुजर गया। गार्ड्स ने उन्हें सस्पिशियस नजरों से देखा। समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। कुछ गार्ड्स तो रेडी थे कि उन पर झपट पड़े। उन्हें जाने दो, ओलिविया ने छत से कहा। सब लोग सुनो, शो खत्म हो गया है। क्रैकन आज शाम फिर से खुलेगा। तब तक कृपया कहीं और जाकर खाना एंजॉय करें। गार्ड्स, सारे मैनेजर्स को बता दो कि 30 मिनट में क्रैकन में गैदर हो। न्यूज़ फैला दो और हमारे डियर कस्टमर से माफी मांगो। पहले गार्ड्स हिले तक नहीं, तब ओलिविया ने जमीन पर जोर से पैर पटका। क्या तुम लोग बहरे हो? मैं तुम्हें किस बात के पैसे देती हूं? अपनी अपनी जगह वापस जाओ और जो कहा है वो करो। अब सब में हलचल मच गई। जो लोग बाहर निकले थे, उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अंदर क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, और यही बात सबको और ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। इधर ओलिविया के लिए काम अभी शुरू ही हुआ था। बहुत कुछ साफ करना था और यह खबर भी फैलानी थी कि पिंसर्स अब हाउलर्स के हाथ में जा चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट के करंट वर्कर्स अभी अंधेरे में थे, लेकिन जल्द ही उन्हें भी बदलावों के बारे में पता चलने वाला था, खासतौर पर उनकी नाइट टाइम एक्टिविटीज को लेकर। आखिरकार ग्रुप बस स्टॉप तक पहुंच गया। गैरी ने अपना मास्क उतारकर साइड में रखा और थक कर बैठ गया। बाकी सबने भी वही किया। क्या सच में यह सब हुआ? मैरी ने पूछा। क्या हमने सच में एक गैंग टेक ओवर कर लिया? सब ग्लास के ऊपर से आसमान देख रहे थे, जहां बादल धीरे धीरे बह रहे थे। एस्टैब्लिशमेंट में घुसने के बाद करीब 1 घंटा बीत चुका था और फिर चीजें क्लियर करने में भी 1 और घंटा लगा। अभी शाम नहीं हुई थी। आसमान आज भी नीला था। हाँ, हुआ, काई ने हाथ उठाते हुए जवाब दिया। लगता है मैंने अपने लिए ढेर सारा काम बना लिया है, लेकिन मुझे अंदाजा था ऐसा होगा। आज के बाद हमारा नाम और ज्यादा फैलने वाला है। तो क्या मेरी मनी प्रॉब्लम्स आखिरकार खत्म हो गई? गैरी ने पूछा। सब हंस पड़े। लगता था यही एक चीज थी जो उनके लीडर के दिमाग में घूम रही थी। मुझे फाइनेंसेस चेक करनी होंगी, काई ने कहा। लेकिन इतना कह सकता हूं कि तुम्हें पर्सनल एक्सपेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, याद रखना, जैसे जैसे गैंग बड़ी होगी, कॉस्ट भी बढ़ेंगे, ज्यादा लोगों को पे करना पड़ेगा। और ये सिर्फ Tier 3 टाउन है। हम अभी फूड चेन के टॉप से बहुत दूर हैं। गैरी जानता था कि स्लो पर असली कंट्रोल अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स का है, और दोनों के पास उसे हंट करने की वजहें थीं। वो स्टेसी को वापस नहीं ला सकता था, लेकिन अब वो कम से कम दूसरों को इस गंदगी से बचाने पर फोकस कर सकता था। सिस्टम, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाता, गैरी ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा और अपना क्वेस्ट रिवॉर्ड देखने लगा। कंग्रेचुलेशंस, तुमने स्टैब वूंड से सर्वाइव करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे ही चलते रहे तो बिना सोचे समझे कैक्टस को भी गले लगा लोगे। एंड्योरेंस +2 क्वेस्ट रिवॉर्ड, इंस्टेंट लेवल अप। कंग्रेचुलेशंस, तुम अब पहुंच चुके हो। लेवल 16 एक स्टैट पॉइंट मिला है। ऑप्शनल क्वेस्ट, स्टार्ट योर ओन फैमिली, कंप्लीट क्वेस्ट रिवॉर्ड 1 पॉन पॉइंट। वेयरवुल्फ की ग्रेड जितनी ऊंची होगी, फैमिली में ऐड होने पर उतने ज्यादा पॉन पॉइंट्स मिलेंगे। नोटिफिकेशंस की बार में गैरी ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि उसने वो क्वेस्ट भी कंप्लीट कर लिया था, जो उसे तब मिला था जब उसे एहसास हुआ था कि उसने बिली को टर्न कर दिया है। पॉन पॉइंट्स पाने का ये एक नया तरीका था, और शायद सबसे कीमती भी। आसान तो नहीं था, लेकिन दूसरे वेयरवुल्व्स को मारने से तो बेहतर ही था। फिर भी गैरी ने बाकी चीजों पर भी ध्यान दिया। देखा, अभी अभी तुम्हारी तारीफ की और तुम फिर से मुझे नीचा दिखाने लगे। गैरी ने मन ही मन आंखें घुमाई।
ठीक है, अगर यही हमारा स्ट्रेंज रिलेशनशिप है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। काश ओलिविया को हंटिंग टारगेट बनाने पर एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट मिल जाता, लेकिन लगता है मुझे इससे भी बेहतर मिला है। सिस्टम का मैसेज पढ़कर उसे एहसास हुआ कि गैंग से लड़ना, भले ही वो स्मॉल टाइम ही क्यों ना हो, उसकी सोच से कहीं ज्यादा रिस्की था। वेयरवुल्फ फॉर्म और स्किल्स के भरोसे उसे लग रहा था कि पिंसर्स को संभालना आसान होगा, लेकिन सच ये था कि लास्ट स्टैंड स्किल के बिना शायद वो आज मर चुका होता। किस्मत से सब ठीक रहा और रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिले। उसके स्टैट्स फिर से बैलेंस हो गए थे। नेम गैरी डेम, क्लास वॉरियर, स्टेट ह्यूमन अल्फा, ग्रेड नाइट, लेवल 60 एक्सपीरियंस, 796, 3002 हेल्थ, 100 एनर्जी 42, स्ट्रेंथ 18, डेक्सटेरिटी 18, एंड्योरेंस 18। Unassigned stat points, एक pawn points available, एक stats, skills, health, energy, सब कुछ improve करना होगा। और ग्रेड बढ़ाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है सिस्टम ने ग्रेड अपग्रेड के सारे बेनिफिट्स अभी बताए ही नहीं है। पिंसर्स के कुछ लोग जो मुझे स्टैब करने आए थे उनसे फायदा उठा सकता हूं, लेकिन अभी भी अजीब लगता है। फिलहाल पहले देखते हैं ये टाइटल असल में क्या देता है। टाइटल अल्फा वेयरवुल्फ ऑफ द हाउलर्स पैक हाउलिंग फोर्स, अल्फा स्किल लेवल 1। जब एक्टिवेट किया जाता है तो अल्फा एक जोरदार हाउ करता है जो उसके पैक के आसपास मौजूद मेंबर्स को एनर्जाइज करता है। लेवल 1 कुल स्टैट्स में 10% का बूस्ट इस स्किल को यूज करने में 0 एनर्जी लगेगी। स्किल ड्यूरेशन 15 मिनट। स्किल रिसेट टाइम 1 घंटा। अल्फा बाइट जब एक्टिवेट किया जाता है अल्फा एक स्पेशल बाइट का इस्तेमाल करता है जिससे टारगेट को वेयरवुल्फ में टर्न करने की कोशिश की जाती है। अल्फा का बाइट नॉर्मल वेयरवुल्फ की तुलना में किसी इंसान को वेयरवुल्फ में सक्सेसफुली टर्न करने की ज्यादा चांस रखता है। अल्फा की ग्रेड जितनी ऊंची होगी उतनी ही ज्यादा चांस होगी कि बनने वाला वेयरवुल्फ भी हायर ग्रेड का होगा। इस स्किल को यूज करने में 0 एनर्जी लगेगी। स्किल रीसेट टाइम 1 हफ्ता रुको, अटेम्प्ट, और वो भी हायर चांस। इसका मतलब सिर्फ बाइट करना गारंटी नहीं है कि सामने वाला वेयरवुल्फ बन ही जाए। तो अगर बाइट फेल हो जाए तो फिर क्या होता है? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ओलिविया के साथ जो उसने देखा था उसके आधार पर गैरी को अंदाजा हो गया था। अल्फा पैसिव स्किल अल्फा को उसके बेटा वेयरवुल्व्स द्वारा हंट्स और किल्स से कमाए गए एक्सपीरियंस का 10% मिलेगा। अगर कोई बेटा वेयरवुल्फ अल्फा द्वारा मार्क किए गए हंटिंग टारगेट को मारे तो दोनों वेयरवुल्व्स को बेनिफिट्स मिलेंगे। अल्फा बनने से जो स्किल्स और इफेक्ट्स मिले थे वो प्रॉमिसिंग तो थे, लेकिन तभी यूजफुल लगते थे जब गैरी और ज्यादा बेटा वेयरवुल्व्स बनाए। एक तरह से जितने ज्यादा बेटाज उतनी तेजी से वो खुद स्ट्रांग बन सकता था। पूरा सिस्टम किसी पिरामिड स्कीम जैसा लग रहा था जहां सबसे ऊपर गैरी था और नीचे वाले सब उसके लिए काम कर रहे थे। एक बार फिर सिस्टम उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेयरवुल्फ में टर्न करने के लिए पुश कर रहा था। लेकिन ये जानने के बाद कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, गैरी अब काफी हेजिटेंट हो गया था। पैक रूल नंबर 4 की वजह से मुझे ओलिविया के किसी टर्न करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अब जब बाइट एक एक्चुअल स्किल बन चुका है तो शायद मैं कॉम्बैट में अपने दांत यूज कर सकता हूं बिना हर बार कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए। कई बार वेयरवुल्फ के तौर पर उसका मन करता था कि वो अपने बड़े जबड़ों का इस्तेमाल करे। आखिर वो भी एक नेचुरल वेपन ही था। लेकिन बिली जैसा एक और केस बनाने के डर से उसने खुद को रोके रखा था। हे गैरी, इनू ने नीचे का सीन देखते हुए कहा, उस तरफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या करना है? गर्लफ्रेंड? गैरी ने कंफ्यूज होकर पलटकर देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि इन्नू किसकी बात कर रहा है। वो और सिन ऑफिशियली कपल भी नहीं थे, ना कोई डेट, ना कुछ तय। लेकिन जब उसने ठीक से देखा तो हाउलर्स के अलावा वहां सिर्फ वही स्नो वाइट स्किन वाली वुमन थी। ओलिविया ने उसे नए कपड़े दिए थे और गैरी ने अपना ब्लेजर वापस पहन लिया था। तुम अभी तक यहां क्या कर रही हो? तुम घर जा सकती हो, स्ट्रीट्स में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, गैरी ने नरम आवाज में कहा। वो औरत फ्रेजाइल और पीली लग रही थी, हालांकि उसे शक था कि उसकी उम्र उससे ज्यादा ही होगी। फिर भी जो कुछ उसने झेला था उसे देखकर वो हार्श नहीं होना चाहता था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसने धीरे से कहा। मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो भारी डेट चुका नहीं पाए। फिंसर्स का एक आदमी पैसा लेने आया था और जब कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिला तो वो मुझे यहां ले आए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाकी सब ऑकवर्ड नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। गैरी खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे।
क्या वो उससे मदद की उम्मीद कर रही थी? आमतौर पर ऐसे केसेस तो पुलिस हैंडल करती है। तभी मैरी के फोन पर एक मैसेज आया। गैरी, उसने कहा, लगता है हमारे हाथ में एक और छोटी प्रॉब्लम आ गई है। मम ने अभी बताया कि तुम्हारा बॉल्ड हेडेड दोस्त और तुम्हारी सिस्टर पूल क्लब पर है। बस ड्राइवर थोड़ी देर तक हिचकिचाता रहा क्योंकि हाउलर्स के कपड़े खून से सने हुए थे। खाई ने किसी तरह समझाया कि वो एक फिल्म प्रोजेक्ट शूट कर रहे थे। तब जाकर उस आदमी ने उन्हें चढ़ने दिया। लेकिन गैरी को पूरा यकीन था कि खाई की तरफ से दिया गया एक्स्ट्रा 20 का टिप भी काफी कन्विंसिंग था। इस बार बस में कुल 6 लोग थे। एक छोटी, कमजोर सी वुमन गैरी के बगल में बैठी थी। उसने किसी और के पास बैठने से साफ मना कर दिया था। मैरी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन आखिरकार प्लीडिंग नजरों को देखकर उसने अपनी सीट छोड़ दी। बर्नम से वुल्फ्स पूल क्लब तक का रास्ता छोटा नहीं था और साथ बैठे होने की वजह से गैरी ने उससे कुछ सवाल पूछे। उस वुमन ने अपना नाम व्हाइट बताया। शायद ये उसका निकनेम था, लेकिन उस पर सूट करता था। गैरी को यह भी पता चला कि व्हाइट अभी कुछ महीने पहले ही 20 की हुई थी। उसने हाल ही में यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, टीचर बनने के लिए। आयरॉनिकली, यही वजह थी कि उसके पेरेंट्स ने फिंसर से लोन लिया था। मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए, थोड़ी देर बाद व्हाइट ने कहा, गैरी की आंखों में देखते हुए। तो अब मेरा एक सवाल जवाब करना फेयर है। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? बस का पिछला हिस्सा लगभग खाली था। आगे की तरफ एक बूढ़ी ग्रैनी बैठी थी। फिर भी हाउलर्स ने यह सवाल साफ सुन लिया था और सब इक्वली क्यूरियस थे। रुको, क्या व्हाइट ने मुझे उसे बाइट करते देखा था? वो तो इतनी डरी हुई थी कि उसे पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहिए था। गैरी ने याद करने की कोशिश की। हाँ, ऐसा ही होगा, वरना वो ये सवाल नहीं पूछती। मैंने तुम्हें यह कहते सुना था कि तुम उस पर एक्सपेरिमेंट करोगे, व्हाइट ने आगे कहा। यह सुनते ही इनू जोर जोर से खांसने लगा। उसे लीडर का प्रोएक्टिव आउटफिट और एक्सपेरिमेंट वाला स्टेटमेंट याद आ गया और उसका दिमाग गलत दिशा में चला गया। व्हाइट, लगता है तुमने काफी कुछ सुन लिया है, गैरी ने कहा। लेकिन सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हम कोई बड़ी गैंग नहीं है। सच कहूं तो यहां जितने लोग दिख रहे हैं, यही पूरी गैंग है। हमने क्रैकन के अंदर वालों को तो हैंडल कर लिया, लेकिन तुमने बाहर बाकी रेस्टोरेंट्स के गार्ड्स देखे होंगे। अगर ओलिविया उन्हें रोकती नहीं तो बाकी पिंसर्स हमारे पीछे पड़ जाते। मुझे उसे अपने साइड पर लाना पड़ा। गैरी को लगा कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन व्हाइट के चेहरे से साफ था कि उसे यह जवाब पसंद नहीं आया। अगर मैं होती, उसने खिड़की के बाहर देखते हुए बुदबुदाया, तो मैं उसे एक सेकंड में मार देती। ईमानदारी से कहें तो गैरी उसे दोष नहीं दे सकता था। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अभी तक ओलिविया को मार देने की इच्छा थी, लेकिन इस वक्त उसे जिंदा रखना ज्यादा फायदेमंद था। इतनी सारी ट्रबलसम लड़कियां क्यों हैं, और अब मुझे अपनी सिस्टर से भी डील करना पड़ेगा। आखिरकार ग्रुप वुल्फ्स पूल क्लब पहुंच चुका था। किसी के पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, इसलिए सबके कपड़े अब भी खून से सने हुए थे। गैरी को इसकी चिंता थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता उसे इस बात की थी कि व्हाइट का अब क्या किया जाए। एक गहरी सांस लेकर गैरी ने मन ही मन तय किया कि अंदर जाकर उसे क्या कहना है। दरवाजा खोलते ही उसने देखा एमी और टॉम बार पर मिस डिग्रेस से बात कर रहे थे। तीनों ने एक साथ सिर घुमाया। बार स्टूल से कूदते हुए एमी सीधे अपने भाई की तरफ दौड़ी, लेकिन उसे गले लगाने से ठीक पहले रुक गई। उसने गैरी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वही ऑब्वियस सवाल पूछा, गैरी, ये खून है? उसके दिमाग में हजारों बातें चल रही थी। टॉम का हाल भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी सबके कपड़े भी खून से सने हैं, तो उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। जो भी हुआ हो, कम से कम सब जिंदा तो लौट आए थे। आह, डोंट वरी अबाउट दिस, काय मुस्कुराते हुए बोला। हम बस इस जगह के लिए एक प्रोमो शूट कर रहे थे। पता है हैलोवीन अभी दूर है, लेकिन एडिट करने में टाइम लगता है। उम्मीद है इससे कस्टमर्स बढ़ेंगे। टॉम इस एक्सप्लेनेशन से काफी सेटिस्फाइड लग रहा था। गैरी भी राहत महसूस कर रहा था कि खाई ने बात संभाल ली। झूठ बोलने में वो उसे ही बेहतर था, लेकिन एमी को यह बात पूरी तरह बिलीवेबल नहीं लगी। गैरी के कपड़ों पर लगा खून उसे उसके क्लोजेट में देखे गए खून की याद दिला रहा था। वो शेडी जगह, उन लोगों के साथ क्या हुआ, और अब ये सब। मिस डिग्रेस से बात करने के बाद तो उसके दिमाग में और भी ज्यादा कंफ्यूजन भर गया था। वो शक भरी नजर से गैरी को देखती रही, फिर बाकियों की तरफ देखा। माथे पर बल पड़ गए। लगता है तुम लोगों को आपस में कुछ बातें क्लियर करनी है,
काई ने गैरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं नीचे कुछ चीजें देख लेता हूं। जरूरत पड़े तो बुला लेना। मुझे इन कपड़ों से निकलना है, इससे पहले कि कोई पुलिस बुला ले। इनू ने कहा और तेजी से निकल गया। क्या मम, स्टॉक गिनने में हेल्प चाहिए? मेरी ने अचानक जोर से कहा और वहां से खिसक गई। ऑस्टिन बिना कुछ कहे दोनों के पास से निकल गया। वाह, अब सब मुझे अकेला छोड़ गए हैं। बस वाइट ही मेरे साथ खड़ी है, और सच कहूं तो बेहतर होता कि वो भी चली जाती। गैरी ने मन ही मन खुद को कोसा। एमी, तुम यहां क्या कर रही हो? गैरी ने पूछा, उसे उसकी सोच से बाहर निकालते हुए। एमी और टॉम ने एक दूसरे को देखा, फिर जवाब देने से पहले थोड़ी देर रुके। वो दोनों गैरी की जिंदगी के बारे में और जानना चाहते थे। टॉम चाहता था कि गैरी अपनी सिस्टर को सब कुछ साफ साफ बताए, उसका वेयरवुल्फ होना भी। उसे लगा एमी को शायद पहले से ही शक है, लेकिन टॉम के मन में एक और सवाल भी था। हालांकि मिस डिग्रेस से हुई बातचीत के बाद उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम हो गई थी। दिन में पहले दोनों बार के पास बैठे थे। जगह अभी ज्यादा बिजी नहीं थी। टॉम को उम्मीद थी कि शायद गैरी या बाकी लोग दिखेंगे, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। Oh, you're that boy who took me to the hospital before. Tom, right? मिस डिग्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अभी तक प्रॉपरली थैंक करने का मौका नहीं मिला। क्यों न मैं तुम्हें और तुम्हारी डेट को फ्री ड्रिंक्स ऑफर करूं? मध्य उम्र की उस औरत ने शायद दोनों के रिश्ते को गलत समझ लिया था, और टॉम उसे करेक्ट करने वाला नहीं था। वैसे भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगले ही पल एमी ने खुद ही कर दिया। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, एमी ने स्टूल पर बैठते हुए साफ कहा। मैं यहां सिर्फ अपने भाई से बात करने आई हूं। आपको पता है वो सिर्फ 16 का है, राइट? तो आप उससे ऐसी जगह पर काम क्यों करवा रही हैं? यहां अल्कोहल सर्व होता है, और वो कैश हैंडल भी नहीं कर सकता। क्या आप उससे और भी चीजें करवा रही हैं? एमी ने सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन मिस डिग्रेस समझ गई कि वो किस बात का इशारा कर रही है। वुल्फ्स पूल क्लब की लोकेशन देखते हुए एमी को लग रहा था कि ये बस टाइम की बात है जब उसका भाई किसी ट्रबल में फंस जाएगा। टॉम उसे शांत करना चाहता था, लेकिन मिस डिग्रेस नाराज होने के बजाय हंस पड़ी। मैं गैरी को तुमसे कम समय से जानती हूं, लेकिन अभी जिस तरह तुम बिहेव कर रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बड़ी बहन हो जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तुम्हारा भाई वाकई लकी है, इतनी ओवर प्रोटेक्टिव सिस्टर पाकर। यह सुनकर एमी और भी चिढ़ गई, लेकिन कुछ कहने से पहले मिस डिग्रेस ने एक पाइंट कोक भरी और उसे उसके सामने रख दिया। लो, बॉस की सिस्टर को फ्री ड्रिंक तो मिलनी ही चाहिए, राइट? उसने आंख मारते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही न हुआ हो कि उन्होंने अभी क्या सुना। बॉस? बॉस से क्या मतलब है? क्या वो यहां मैनेजर है? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? एमी ने सवाल दागा। असल में वो सिर्फ अपने भाई को ढूंढने आई थी, शायद ये जानने कि वो हॉस्पिटल बिल्स के लिए पैसा कैसे कमा रहा है, और अगर पॉसिबल तो उन खून से सने कपड़ों की सच्चाई भी। लेकिन ये जानना कि वो एक दूसरी जिंदगी जी रहा है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो शामिल नहीं है, उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। देखो, मिस डिग्रेस ने शांति से कहा, मैं तुम किड से थोड़ी बड़ी हूं और जिंदगी में कुछ चीजें सीख चुकी हूं। मैं समझ सकती हूं कि कोई इंसान कुछ बातें क्यों छुपाना चाहता है, लेकिन उम्र के साथ यह भी सीखा है कि सीक्रेट्स कितनी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। हर इंसान सच जानना चाहता है, और अगर सब कुछ साफ हो तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस अवॉइड की जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? तुम्हें क्या लगता है, कोई इंसान तुमसे कुछ छुपाना क्यों चाहेगा? मुझे लगता है तुमने पहले से ही अपने कंक्लूजन्स बना लिए हैं और किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रही हो। मैंने तुम्हें उसके वर्ड की बस एक झलक दी है, लेकिन क्या तुम सच में गैरी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? उसने पूछा। यह टॉम की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसे पता था कि गैरी यहां के लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा है, लेकिन ये उसकी दुनिया वाली बात क्या थी? इस वक्त टॉम को ऐसा लग रहा था जैसे वो रेड पिल ब्लू पिल वाली सिचुएशन में फंस गया हो। अगर उसने गैरी की सच्चाई जान ली, तो क्या उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? मुझे तो पहले ही पता है कि वो वेयरवुल्फ है, और मुझे यकीन है गैरी ने ये बात और किसी को नहीं बताई होगी। अगर बताई होती तो वो पागल होता, टॉम ने सोचा। तो फिर वेयरवुल्फ होने से भी बड़ा सीक्रेट आखिर क्या हो सकता है? एमी बस अपने बड़े भाई को घूर रही थी, जबकि गैरी की आंखें कमरे में इधर उधर भाग रही थी।
जैसे वो इस हालत से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। जिन दो लोगों को वो गैंग वाली दुनिया से सबसे दूर रखना चाहता था, वही दोनों खुद चलकर उसके सामने आ गए थे। उसका एक हिस्सा जानता था कि अगर आज वो बात टाल भी दे, तो भी इतनी पहल करने के बाद वो फिर आकर उससे पूछेंगे। मगर सही क्या था? ठीक क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल आजकल गैरी के दिमाग में अक्सर घूमते रहते थे। उसका पुराना गट इंस्टिंक्ट वाला तरीका अब काम नहीं कर रहा था। आखिरकार हाई स्कूल का वो लड़का बस एक लंबी सांस लेकर अपनी छोटी बहन की आंखों में देखने लगा। गैरी को इधर उधर उछलते देखना बंद होते ही एमी ने आखिरकार आज यहां आने की वजह बता दी। गैरी, खोबी खड़ों क्लब में उन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या जब स्टेसी और मैं वहां से चली गई? तुम इस जगह पर असल में कर क्या रहे हो, और आज तुमने मेरी सारी कॉल्स क्यों इग्नोर कर दी? लड़की का सवाल सीधा और बिना घुमाव फिराव के था। भले ही गैरी ने उनके लिए जो कुछ किया था, उसके बाद ये सब पूछना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन इन सवालों ने टॉम की सांसें अटका दी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि एमी को शायद गैरी के वेयरवुल्फ होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शुक्र है कि उसने उससे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते टॉम भी अब आखिरी दो सवालों के जवाब जानने के लिए बेचैन था। शायद इस जगह के बारे में और उन लोगों के बारे में जानकर जिनके साथ गैरी अब रहने लगा था, उसके अपने सवालों के जवाब भी मिल जाते। मिस डिग्रेस से बात करने के बाद टॉम और एमी को एक फैसला लेना पड़ा। आखिरकार दोनों ने गैरी के बारे में उससे और सवाल न पूछने का फैसला किया। इसके बजाय एमी ने टॉम को बताया कि स्टेसी मृत पाई गई थी, और यह सब कितनी अजीब कोइंसिडेंस लग रही थी। इससे टॉम को वही एहसास याद आ गया जो उसे तब हुआ था जब उसे पता चला था कि ग्रे कलर गैंग अब अस्तित्व में नहीं रही। थोड़ी सी अपनी तरफ से रिसर्च करने के बाद टॉम के मन में एक अंदाजा था। उसे शक था कि उसका बेस्ट फ्रेंड वेस्टब्रिज के डिलिंक्वेंट्स और दूसरे स्कूलों के लड़कों को इकट्ठा कर रहा है, ताकि बाकी ट्रबल मेकर ग्रुप से निपटा जा सके। वेयरवुल्फ होने के नाते गैरी स्वाभाविक तौर पर एक शानदार फाइटर था। टॉम पूरी तरह गलत नहीं था, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पर सोच रहा था, जो स्लव की गैंग स्ट्रक्चर के बारे में उसकी अनजानगी को देखते हुए हैरानी की बात नहीं थी। छोटे बालों वाले उस लड़के को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ग्रे कलर गैंग एक और भी बड़ी गैंग से जुड़ी थी, जो पूरे शहर को कंट्रोल करती थी। क्या मैंने पहले ही नहीं बताया था? गैरी ने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। जैसे ही मैंने देखा कि तुम दोनों बाहर निकल गई, मैं भी वहां से भाग गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसा कि तुम देख ही रही हो, ये बस एक नॉर्मल पूल क्लब है, और मुझे सॉरी है कि मैंने अपना गैरी की बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसने देखा कि एमी उसके पास से आगे बढ़ चुकी थी। टॉम जल्दी से दरवाजे की तरफ गया और उसे खोल दिया। एमी ने मुड़कर अपने भाई को देखा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यही मानूं, तो मैं और परेशान नहीं करूंगी। बस इतना जान लो कि तुम जो भी करो, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। अगर कभी मदद चाहिए हो या सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगे, तो मैं वहां रहूंगी। दरवाजा बंद होते ही टॉम भी उसके पीछे जाने लगा। डोंट वरी गैरी, मैं उसे सेफली घर पहुंचा दूंगा। गैरी को ठीक से समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन कम से कम एमी उससे नाराज या अपसेट नहीं लग रही थी। अगर वो होती तो गैरी पूरी तरह समझ सकता था, लेकिन ये जानते हुए भी कि उसने उससे सच नहीं कहा, नतीजा उतना बुरा नहीं निकला जितना वो डर रहा था। पूल प्लेस के बेसमेंट में जाते हुए गैरी कपड़े बदलने लगा। ये उन जगहों में से एक थी जहां वो एक्स्ट्रा कपड़े रखता था। अपना भरोसेमंद हुडी पहनकर उसे सुकून मिला। लेकिन नीचे जाने से पहले उसने देखा कि व्हाइट अभी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। आह, मैं उसे संभाल लूंगी गैरी। आओ यहाँ स्वेटी, मेरे साथ चलो। गैरी को लगा था कि शायद व्हाइट उस लड़की की बात नहीं मानेगी, लेकिन आखिरकार वो उसके साथ चली गई। खून से सने कपड़ों से बाहर निकलते ही उसने देखा कि काई एक तरह के मेकशिफ्ट ऑफिस में व्यस्त था। गैरी को समझ ही नहीं आया कि उसके सीनियर को यह सब सेट करने का वक्त कब मिला। उसके अलावा वहां एक एडल्ट आदमी भी था, फैंसी नीले सूट में, पास में एक ब्रीफ केस रखे हुए। उसका शरीर काफी भारी भरकम था, हालांकि गलत जगहों पर। गंदले सुनहरे बाल नीटली सेट थे, जो उसे प्रोफेशनल लुक दे रहे थे। लेकिन उसे देखते ही गैरी के अंदर से एक आवाज आ रही थी, भागो। और ये उसकी फाइटिंग एबिलिटी की वजह से नहीं था। उस आदमी के आसपास कुछ और ही खतरनाक था। अंडरडॉग्स का मेंबर? नहीं, काई उन्हें यहां नहीं लाएगा। गैरी सोच रहा था कि आखिर ये अजीब फीलिंग क्यों आ रही है।
अपने दोस्त को जिंदा देखकर काई मुस्कुराया और उसे पास बुलाया। गैरी, मिलो मिस्टर वोल्कनवाला से। फाइंसर्स के लॉयर थे, अब हमारी मदद करेंगे। ओलिविया ने पहले ही उन्हें मेरी डिटेल्स भेज दी थी और ये हमें सारा पेपर वर्क हैंडल करने में मदद करेंगे। ब्लॉन्ड टीनेजर ने समझाया। वोल्कन ने गैरी की तरफ देखा और आंख मार दी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी तुम्हें कुछ भी चाहिए, और मेरा मतलब है एनीथिंग, तो मैं संभाल लूंगा। ट्रबल में फंस गए, मैस साफ कराना है, नो प्रॉब्लम, बस अपने बॉस को कॉल करना और मैं सब मैनेज कर दूंगा। अब गैरी को समझ आ गया कि उसे वोल्कन से डर क्यों लग रहा था। वो अंडरवर्ल्ड लॉयर था, ऐसा इंसान जो लीगल सिस्टम के लूपहोल्स भी जानता था, और ये भी कि केस कोर्ट तक पहुंचने से पहले किसे पैसे खिलाने हैं या जरूरत पड़ी तो ज्यूरी तक को खरीद सकता है। अंडरवर्ल्ड सिर्फ कुछ करप्ट लोगों के साथ नहीं चलता था, यही सबसे डरावनी बात थी। पैसा सच में किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। हे, काय ने वोल्कन को टोका, थोड़ा पोलाइट रहो। जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वही हाउलर्स का लीडर है। यह सुनकर वो आदमी हंस पड़ा, जैसे कोई मजाक हो। लेकिन खाई के चेहरे का भाव देखकर उसने गला साफ किया। इन दिनों लॉयर शायद ही कभी सरप्राइज्ड होता था, मगर अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ टीनेजर्स ने ओलिविया पर्ल की गैंग को कैसे गिरा दिया और उससे सब कुछ हैंड ओवर करवा लिया। हे, मैं आज के लिए निकलता हूं। मुझे रेस्ट चाहिए और शायद एक और यूनिफॉर्म भी, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा बड़ा। गैरी ने खाई से कहा, एडल्ट की नजरों को इग्नोर करते हुए। डोंट वरी मुस्कुराया। मैं ढेर सारे ऑर्डर करने वाला हूं। जल्द ही बर्नम स्ट्रीट हमारे गैंग कलर से भर जाएगी। स्पेयर्स भी काफी होंगी। फंड्स की कमी नहीं होगी। पेपर वर्क मैं संभाल लूंगा। ओलिविया का अकाउंटेंट भी जल्द आएगा। ये अच्छी बात थी कि हाउलर्स ने एक वेल एस्टैब्लिश्ड गैंग को टेक ओवर किया था, बजाय शुरू से सब कुछ बनाने के। ये खाई की ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। सच कहें तो गैरी उसके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा निकला और वो लोग अपने प्लान से कई साल आगे पहुंच चुके थे। अब वो पिंसर्स की सारी एसेट्स और सेटअप इस्तेमाल कर सकते थे, और ओलिविया, जिसने ये सब बनाया था, खुद इसे चलाने को तैयार थी। मुझे लगता है ये सब तुम्हारी पावर्स की वजह से है गैरी। मैं सच में और जानना चाहता हूं, लेकिन जब तक मैं अपने सीक्रेट्स छुपाए हुए हूं तब तक तुमसे सच नहीं उगलवा सकता। खैर, पहले यहां का काम खत्म करूं। काय ने सोचा। वो वापस बैठ लॉयर के साथ पेपर्स देखने लगा। उनमें सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट्स, शॉप्स और गैंग अकाउंट्स के डीड्स ही नहीं थे, बल्कि वॉल्ट में रखी एक खास लिस्ट भी थी। पिंसर्स के पास ढेर सारा स्पेयर कैश था और प्रॉफिट्स भी काफी थे। अगर हम गैरी के प्लान पर चले तो पैसा बनता रहेगा और फिर भी काफी बचेगा। गैरी सही था, ये लोग सिक हैं, बस और ज्यादा कमाने के पीछे पागल थे। फिर भी ऑक्शन के लिए ये काफी नहीं है, यकीन करना मुश्किल है। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है, एक अलग कागज पर वीआईपी कस्टमर्स की लिस्ट थी जिन्हें वो रात में अक्सर सर्व करते थे। कुछ हायर टियर सिटीज से थे, मगर असली शॉक ये था, कुछ क्लाइंट्स राइजिंग ड्रैगन के मेंबर्स थे। उसने ऐसी लिस्ट क्यों रखी? ब्लैकमेल के लिए, या पेंसर्स का फ्यूचर में इससे कुछ बड़ा प्लान था? अगर टियर 2 सिटीज की कोई बात बाहर आई तो पूरा स्लव मिट सकता है। मैं इतना ओवरथिंक क्यों कर रहा हूं? बाद में ओलिविया से पूछ लूंगा। खाई पेपर्स देखता रहा, शायद कुछ और मिल जाए जो अभी काम आ सके। फ्यूचर के लिए तो उसे काफी कुछ मिल चुका था, लेकिन अभी के लिए नहीं। क्लोव, ये तो। खाई के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। हो, लगता है चीजें अब सच में इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ऊपर वापस आते ही गैरी पूल क्लब से निकलने के लिए तैयार था, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। व्हाइट अब एक वर्क यूनिफॉर्म में बदल चुकी थी और ग्राहकों को सर्व करने में लगी हुई थी। सबसे पहले तो गैरी को यह भी नहीं पता था कि इस जगह का कोई यूनिफॉर्म है, लेकिन वो साफ समझ आ रहा था। काली कलर की ड्रेस शर्ट और नीचे गोल्डन एप्रन। खाई को सच में ये दोनों कलर्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं नीचे कितनी देर था, इतनी जल्दी इसे काम पर भी लगा दिया। तुम्हारे चेहरे के भाव देखकर सब समझ आ रहा है, मिस डिग्रेस ने कमरे के दूसरी तरफ से कहा। उसने कहा कि उसे जॉब चाहिए और वैसे भी हमें जल्द नाइट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने उसे हायर करने का इरादा किया है। मिस डिग्रेस ने समझाया। गैरी ने दोहराया, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि यह जगह जल्द रात में बार की तरह भी खुलेगी? यह सुनकर गैरी को याद आया कि यह इनिशियल प्लान का हिस्सा था। यूनिफॉर्म देखकर साफ लग रहा था कि खाई ये दिखाना चाहता है कि यह जगह हाउलर्स की है।
फिर भी गैरी को चिंता थी कि खुलेआम हाउलर्स का नाम लेना कहीं आगे चलकर परेशानी ना खड़ी कर दे। लेकिन क्या वाकई? काय ने कहा था कि पिंसर्स इस इलाके की 5 स्मॉल टाइम गैंग्स में से एक थी। अभी उन्हें हमारी असली ताकत का अंदाजा नहीं है, जो अचानक सामने आई है। उनके लिए ये एक रिस्की मूव होगा। सोचते हुए गैरी ने व्हाइट की तरफ देखा, जो अपने काम में काफी खुश लग रही थी। उसे लगा कि यह सही मौका है यहां से निकलने का, इससे पहले कि कोई और उससे बात करने आ जाए। किसी ने नहीं रोका और वो आराम से बाहर निकल गया। फोन चेक करते हुए उसने अपनी बहन के पुराने मैसेजेस देखे और राहत की सांस ली जब उसने पढ़ा कि एमी सेफली घर पहुंच गई थी। अब वो किसी और मैसेज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि घर जाने से पहले उसका एक और ठिकाना था। आसमान में रात उतरने लगी थी। परफेक्ट टाइमिंग। हाई स्कूलर पास के वुडेड एरिया की तरफ जा रहा था, जो उसके स्कूल से बहुत दूर नहीं था। यही वो जगह थी जहां वो पहले इनू के साथ ट्रेन किया करता था। अंधेरे के बावजूद उसे दूर से कोई दिख गया, और वो भी उसे साफ देख पा रही थी। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं आ गई हूं, जैसा तुमने कहा था। ओह ग्रेट लीडर। ओलिविया ने हल्का सा कर्टसी किया। साफ दिख रहा था कि आधी रात जंगल में बुलाए जाने से वो खुश नहीं थी। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि हम यहां क्यों हैं। क्या तुम्हें अपने शरीर में आए फर्क का एहसास होने लगा है? और बताओ, क्या तुमने किसी को इसके बारे में बताने की कोशिश की? ये पूछते वक्त गैरी को पूरा यकीन नहीं था, लेकिन ओलिविया का अचानक फ्रीज हो जाना सब बता गया। रूल्स काम कर रहे थे। ये अल्फा वेयरवुल्फ के लिए अच्छी खबर थी। अब जब हम अकेले हैं, तो बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया? जब मेरे लोग ऑफिस साफ कर रहे थे, मैं वहां रुक ही नहीं पाई। जब मैंने उन डेड बॉडीज को देखा, जो स्मेल मेरी नाक में जा रही थी। गैरी समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। अब वो दोनों एक जैसे थे। ऐसा खून खराबा थ्रॉट जो किसी भी नॉर्मल इंसान को उल्टी करा दे, वेयरवुल्व्स के लिए किसी ऑल यू कैन ईट बफे जैसा होता है। जब तक उसके पास पर्याप्त एनर्जी रहती, गैरी उस अर्ज को दबा सकता था, लेकिन फिर भी उसे खुद को याद दिलाना पड़ता था कि ये बिहेवियर असल में एबनॉर्मल है। ओह, तुम्हारे लोग? गैरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मजेदार है। मुझे तो लगा था वो बदल चुका है। खैर, आज मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि हम दोनों की मदद हो सके। आह, ठीक है, ओलिविया ने झुंझलाते हुए कहा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लोगों में से काफी चले गए हैं। सब नहीं, लेकिन हाउलर्स के टेक ओवर की खबर फैलाने के बाद हम आधे से भी कम रह गए हैं। लोग किसी ऐसी नई गैंग को आसानी से फॉलो नहीं करते जो अचानक कहीं से निकल आए। हमें उन लोगों को निकालना पड़ा जिनकी अब जरूरत नहीं थी, और जो लॉयल्टी से रुके भी हैं, वो अगले अटैक से डरे हुए हैं। सबको पता है कि हमने हाल ही में एक फाइट हारी है। अब बस सवाल यह है कि बाकी कब हम में से अपना हिस्सा लेने आएंगे। ओलिविया ने शिकायत की। गैरी ने इस बारे में पहले ही सोचा था। अब जब ये जगह उसकी थी, तो उसे इसकी प्रोटेक्शन भी करनी थी। तो फिर हमें बस जगह को प्रोटेक्ट करना है ना? वहां बहुत से जेन्युइन वर्कर्स भी हैं। अगर कुछ हुआ, तो उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। ये एक और वजह है कि तुम मेरे प्लान को सीरियसली लो। मैं तुम्हें कुछ नई चीजें सिखाने वाला हूं। मैं क्या हूं, या कहूं हम क्या है। शुरू में मुझे लगा था कि ये कोई कर्स है, लेकिन जितना ज्यादा सोचता हूं, उतना ही मैं इस पावर के लिए ग्रेटफुल महसूस करता हूं। टेक्निकली हम वेयरवुल्व्स हैं, लेकिन आसान रखने के लिए खुद को स्पेशल ऑल्टर्ड समझो। मुझे नहीं पता कि हम ज्यादा पावरफुल है या असली ऑल्टर्ड, लेकिन इतना पक्का है कि हम नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। गैरी ने ओलिविया को ट्रेन करने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। आखिरकार उसे कंट्रोल सिखाने का मतलब यह भी था कि वो इतनी मजबूत हो सकती है कि कभी उसे चुनौती दे सके। लेकिन रूल्स और सिस्टम को देखकर उसे लगा कि जब तक वो खुद ढीला न पड़े, ओलिविया उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। और वैसे भी वो उसके साथ ट्रेन करने वाला था, तो उसे हमेशा अंदाजा रहेगा कि वो कितनी ताकतवर हो रही है। ठीक है, ओलिविया ने अब भी मुंह फुलाए हुए कहा। मैं इस सिचुएशन में फंस चुकी हूं और निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। अगर तुम मदद कर सकते हो, तो क्यों नहीं? ओलिविया जैसी इंसान को देखकर गैरी को शक नहीं था कि अगर कोई क्रैकन या उस स्ट्रीट पर हमला करेगा, तो वो चुप नहीं बैठेगी। वो जरूर फाइट करेगी। एक तरह से उसके लिए ज्यादा कुछ बदला नहीं था। बस अब उसे किसी बॉस को जवाब देना था। उसकी सालों की कमाई और एसेट्स भले ही ले लिए गए हो, लेकिन वो अब भी एक लैविश लाइफ जी रही थी।
अगर बर्नहम फूड स्ट्रीट पर हमला हुआ तो गैरी को उम्मीद थी कि पैक का रूल हाउलर से बिट्रेयल न करने वाला काम करेगा। फुल मून जैसे जैसे पास आएगा तुम्हारी ब्लड लस्ट बढ़ेगी। रूल्स के मुताबिक तुम इंसानों का शिकार नहीं कर सकती लेकिन जानवरों का कर सकती हो। रॉ मीट आमतौर पर भूख शांत कर देता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त पास आता है ऐसा लगता है जैसे शरीर को मारना ही पड़े। अगर कभी कंट्रोल से बाहर लगे या कुछ बहुत गलत महसूस हो तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर गैरी ने अपनी ट्राउजर्स के पीछे से कुछ निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। वो ओलिविया का स्पेशल व्हिप था। उसने काफी देर तक उसे तोड़ने की कोशिश की थी, पूरी ताकत लगाकर, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल व्हिप नहीं थी। तुम बस इसे वापस दे रहे हो? ओलिविया हैरान थी। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि तुम जल्दी मर जाओ। इससे सब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम व्हिप चलाने में प्रोफिशिएंट हो तो बेचने से बेहतर है इसे लौटाना। जब तक तुम मेरे लिए यूजफुल हो तुम जिंदा रहोगी। ये बात याद रखना। मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं तुम्हें रिप्लेस भी कर सकता हूं अगर तुम मेरे लिए पेन इन माय बैकसाइड बनने लगी। गैरी ने थ्रेट अधूरा छोड़ दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और स्टेसी के साथ जो हुआ था उसकी याद अब भी ताजा थी। अब बताओ, ये व्हिप आखिर है क्या? ये मुझे चोट पहुंचा सकी। ओलिविया ने व्हिप को कुछ बार खींचकर देखा, ये पक्का करने के लिए कि वो ठीक से काम कर रही है। फिर उसने एक झटका दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये डार्क गिल के स्पेशल ऑक्शन हाउस से है। मेरी सारी फंड्स के बावजूद मैं सिर्फ यही ले पाई। वहां हर तरह की चीजें मिलती हैं। ऑल्टर्ड डीएनए रेयर होती है। सिर्फ अमीर होना काफी नहीं होता। अगर कोई स्ट्रॉन्गर गैंग बोली लगाए तो छोटी गैंग कोशिश भी नहीं करती। ऑल्टर्ड से निपटने के लिए उन्होंने ये चीजें बनाई और ये उनमें से एक है। ऑक्शन हाउस इंटरेस्टिंग लग रहा है, गैरी ने सोचा, लेकिन एक बात उसे रोक रही थी। ये बेहद एक्सपेंसिव था। वो वहां जल्द नहीं जाना चाहता था। फिर भी शायद अगर मैं वहां गया तो उस सूटकेस के बारे में कुछ पता चल सके। गैरी ने फाइटिंग स्टैंस लेते हुए सोचा, चलो पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। जो भी है सब कुछ छोंक दो, जरा भी होल्ड बैक मत करना। नए शरीर और whip के साथ ओलिविया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी और यही गैरी चाहता था। अगर उसे जेडन टाइगर जैसे लोगों को हराना था तो उसे खुद को और आगे पुश करना ही होगा। स्लफ में पिंसर्स गैंग की हमेशा एक खास जगह और यूनिक पोजीशन रही थी। यही वजह थी कि बाकी गैंग्स उनके टेरिटोरी में घुसने से कतराती थी, क्योंकि उनके कनेक्शन सिर्फ स्लो के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर तक फैले हुए थे। इसीलिए भले ही उनके खत्म होने को सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे, एक दोपहर और एक शाम खबर आग की तरह फैल चुकी थी। ऊपर से हाउलर्स गैंग ने जो ड्रास्टिक कदम उठाए थे उसने हालात और बिगाड़ दिए। जो लोग पिंसर्स छोड़कर गए थे उन्होंने भी हर जगह यह बताना शुरू कर दिया कि वो ओलिविया पर्ल से क्यों डिसअपॉइंटेड हैं। पिंसर्स ने अपने कॉन्टैक्ट्स और ट्रैफिकिंग से जुड़े वर्कर्स को भी बता दिया था कि अब उनकी जरूरत नहीं है, और इस सब की वजह सिर्फ एक थी, हाउलर्स। हाँ, ब्रैंडन हंसे बिना नहीं रह सका। ग्रे एलिफेंट्स के दोनों लीडर्स एक बार फिर वेयरहाउस में थे, ऊपर कोने में बने उनके स्पेशल ऑफिस में। जिस टॉपिक पर अभी बात हो रही थी वो थे इस नई गैंग को लेकर उड़ते हुए रूमर्स। क्या तुमने सुनी है ये बेवकूफी भरी बातें? ब्रैंडन बोला। कह रहे हैं कि सिर्फ 5 टीनेजर्स ने पूरी जगह टेक ओवर कर ली। अगर इसे बिलीवेबल बनाना ही था तो कम से कम ये तो कहते कि जेडन टाइगर भी उनके साथ था। हाल ही में जो हुआ था वो ब्रैंडन के दिमाग में अब भी ताजा था। दरअसल रेवन को भी उसकी वही कहानी बार बार सुननी पड़ी थी कि क्या उन्हें वहीं ऑल्टर्ड को खत्म कर देना चाहिए था या नहीं। लेकिन दोनों जानते थे कि अगर ऐसा करते तो नतीजा क्या होता। लेकिन हमारे पास इनके बारे में सोचने का वक्त नहीं है, ब्रैंडन ने आगे कहा। फीनिक्स गैंग का वो बैस्टर्ड कल मुझसे संपर्क में आया था। उसने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर वो यहां आएगा, और अगर हम रिजल्ट्स नहीं दिखा पाए तो वो ग्रे एलिफेंट्स और अंडरडॉग्स दोनों को ही मिटा देगा। भले ही मुझे शक है कि वो बाकी किंग्स के रिएक्शन के बिना ऐसा कर पाएगा, लेकिन उसे नाराज करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अपने बड़े सिगार का कश लेते हुए ब्रैंडन साफ तौर पर परेशान दिख रहा था। तो कोई ब्राइट आइडिया है? रिव के स्टंट के बाद हमारे पास बस स्केलेटन क्रू बची है, और ग्रे कलर गैंग की हालत भी कुछ खास नहीं है। रेवन ने जवाब दिया। हमने बफिन को दोनों गैंग्स के बचे खुचे हिस्से का चार्ज दे दिया है, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे। बस एक अच्छी बात है, ब्लैक कलर गैंग भी उसी दिन के अटैक के बाद अब तक रिकवर कर रही है।
मतलब साफ है, असल में ये हम बनाम अंडरडॉग्स हैं और वो अब भी हमसे ज्यादा हैं। ऊपर से उनके पास एक ऑल्टर्ड भी है। रेवन ने गहरी सांस ली। अगर हम अकेले उन पर वॉर डिक्लेयर करें तो ज्यादा से ज्यादा हम बस डैमेज पहुंचा पाएंगे। शायद यही वजह है कि डेमियन ने खुद अब तक हम पर हमला नहीं किया। हमारा एकमात्र ऑप्शन यही है कि किसी स्मॉल गैंग को अपने साथ मिलाएं। दिक्कत यह है कि सब फेंस पर बैठे हैं, किसी भी साइड को ज्वाइन करने को तैयार नहीं। और तुम जानते ही हो, ये बस लूजर की टेरिटरी हड़पने का बहाना होता है। तो क्या? ब्रैंडन ने तंज कसा। तुम कह रहे हो कि हम इन हाउलर्स के पास मदद मांगने जाएं? रूमर्स हो या न हो, ओलिविया पर्ल खुद ये फैला रही है कि उन्हें टेक ओवर कर लिया गया है। रेवन ने शांत आवाज में कहा। वो एम्बिशियस जरूर है, लेकिन हायरार्की समझती भी है। मुझे नहीं लगता ये उसका कोई नाटक है। कम से कम हम ये तो इंश्योर करना चाहिए कि वो अंडरडॉग्स की साइड न ले। रेवन कुर्सी से टिकते हुए हाथ बांधकर बैठ गया। तुम इन हाउलर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो, ब्रैंडन ने गौर से देखते हुए कहा। ये ग्रे एलिफेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है, या फिर इसका रिलेशन तुम्हारे पर्सनल मैटर से है? मुझे लगा था तुम उसे अब तक हैंडल कर चुके हो। नो, रेवन ने तुरंत जवाब दिया, साफ इरिटेशन के साथ। हाउलर्स एक मिस्टीरियस गैंग थी जो कहीं से भी अचानक उभरी थी। उसे उनके बारे में उतना ही कम पता था जितना बाकी सबको। मेरे पास एक लीड है, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि वो सेफ महसूस करे, फिर मैं उसे दोबारा यूज करूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक नाम और एक स्कूल है, और उन रेड इडियट्स ने जो किया उसके बाद मैं सीधे वहां घुस भी नहीं सकता। मेरे हर एक्शन के पीछे रीजन होता है, चाहे दूसरों को वो ओवर द टॉप लगे, लेकिन मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। इस बार मुझे सही इंसान चाहिए, और जब मिल जाएगा तो मैं उसे धीरे धीरे क्रश करूंगा। रेवन के चेहरे की वो मुस्कान देखकर ब्रैंडन को याद आया कि उसने योवेन और रेवन के साथ ग्रे एलिफेंट्स क्यों बनाए थे। गैंग के कई लोग मानते थे कि असली लीडर ब्रैंडन ही है, भले ही ऑफिशियली तीनों बराबर हों। लेकिन हर गैंग की शुरुआत कहीं न कहीं से होती है। ब्रैंडन मसल था, रेवन ब्रेन। अफसोस की बात यह थी कि योवन अब उनके साथ नहीं था। वही दोनों के बीच ग्लू की तरह था। जब भी ये दोनों टकराते वो बीच का रास्ता निकालता। अब उन्हें सिर्फ अपनी समझदारी के सहारे ऊपर पहुंचना था, और ब्रैंडन को यकीन था कि रेवन के पास उस इंसान के लिए एक प्लान तैयार है जिसने उसके साथ खिलवाड़ किया था। जबकि तुमने अपनी पर्सनल लाइफ को होल्ड पर डाल रखा है, ब्रैंडन ने कहा, मेरे पास एक प्लान है कि फीनिक्स के उस बैस्टर्ड ने जो रिसोर्सेज हमें दिए हैं, उन्हें बिना अपने और लोगों को खोए कैसे यूज किया जाए। तुम्हारा वो छोटा एक्सपेरिमेंट हमारे काम आ गया। बस इतना समझ लो, ये अच्छी बात है कि हमारे पास अब भी उस लिक्विड का काफी स्टॉक बचा है।